हेलो गाइज, दिस इज पंकज है। तो प्रीवियस वीडियो में आपको लाइफ इन हॉटविट रीजन अर्थात जायर के बारे में जो छोटी सी जानकारी यानी इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बताया गया था। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको इससे आगे दैट मीन्स लैंड एंड लोकेशन, जो जायर का जो लैंड एंड लोकेशन है उसके बारे में हम इसमें मुख्य रूप से समझेंगे। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो यानी कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो जायर है, ठीक ना, तो इसका जो मॉडिफाई करके जो नाम रखा गया है अब वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो 1997 तक इसे रिपब्लिक ऑफ जायर के नाम से जाना जाता था। फिलहाल अब यह क्या हो गया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है, किंशासा है, और यह अफ्रीका कंटिनेंट में यह देश स्थित है। और यह अफ्रीका का कहें तो तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है और यह कहें तो हॉट वेट रीजन में स्थित है। इसे यह टॉरिड जोन में स्थित है। यह हॉट वेट रीजन अर्थात जो जायर है, ठीक है ना, हॉटवेट रीजन में स्थित है अर्थात टॉरिड जोन में। तो लैंड एंड लोकेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। लैंड एंड लोकेशन। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द जायर लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन वेयर हॉट एंड वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। तो कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द जायर जो देश है ना, यह इक्वेटोरियल, ठीक है ना, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है। कौन? तो जायर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जायर जो देश है, ठीक है ना, यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है, जहां पर क्लाइमेट जो है, जलवायु जो होता है, हॉट एंड वेट होता है। सालों भर यहाँ पे हॉट एंड वेट टाइप का क्लाइमेट पाए जाते हैं, देखने को मिलता है, ठीक है ना। बीइंग नियर द इक्वेटर, नदर्न जायर इज कवर्ड बाय द वर्ल्ड्स थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो कह रहा है कि जो इक्वेटर के नजदीक वाला जो यह क्षेत्र है, तो यहाँ पे कहें तो विश्व का कहें तो सबसे घना और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यह क्षेत्र है, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय, बात समझ आ रही है ना, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय यह क्या है, क्षेत्र है, ठीक है ना, जहां पे कहें तो उष्णता काफी अधिक होती है, ठीक है ना। और कहें तो यह वर्षा वन वाले भी क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है, ठीक है ना। द ट्रीज इन दिस एरिया ग्रो वेरी टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी प्रिवेंटिंग द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पेड़ जो हैं, पेड़ पौधे इतने लंबे लंबे होते हैं और इतने घने होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं, वर्षावन क्षेत्र है तो इनके पत्ते तो और काफी चतराए होते हैं, और इस तरह से इसका जो डिजाइन बन जाता है कैनोपी साइज का, और इतने घने ये जंगल होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ये इतने घने जंगल होते हैं। यह वर्षावन क्षेत्र है तो वर्षा भी अधिक, और कह रहा है कि ट्रॉपिकल भी है तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी है, तो गर्मी और वर्षा भी यहाँ पे अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे को नमी मिलता है, और जिसके कारण इनके पत्ते जो होते हैं काफी चतराए होते हैं और लंबे लंबे ये पेड़ होते हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट कह रहा है कि देयरफॉर, इस प्रकार जायर इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस, और इसीलिए क्या कहा गया है इस जायर को, हार्ट ऑफ डार्कनेस ना। हार्ट ऑफ डार्कनेस, यदि आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट ऑफ डार्कनेस किसे कहा जाता है, तो वह जायर, ठीक है ना, कौन है, तो जायर हार्ट ऑफ डार्कनेस यह कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जायर इज सराउंडेड बाय 9 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, और जायर जो देश है यह 9 देशों से क्या है, घिरा हुआ है। यह 9 देशों से क्या है, घिरा हुआ है। कह रहा है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान इन द नॉर्थ, और कह रहा है कि जायर के नॉर्थ में जो है वह आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान, ठीक है ना, नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान है। नेक्स्ट युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया कौन है, तो युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो इसके जो ईस्ट में है युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और
तंजानिया है, ठीक ना। और नॉर्थ में कौन है, तो नॉर्थ में अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान है, ठीक है ना। और आगे कह रहा है कि जाम्बिया एंड अंगोला इन द साउथ, और साउथ में कौन है, तो जाम्बिया एंड अंगोला, ठीक है ना। जाहिर के साउथ में आगे कह रहा है कि एंड अनदर कंट्री हैविंग सिमिलर नेम, और इसी से मिलता जुलता नाम है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिसे जायर कहते हैं इन द वेस्ट, ठीक है ना। इसी से सिमिलर नेम है, ठीक है ना, जायर से सिमिलर नेम है, ठीक है ना। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो वह किधर है, तो वेस्ट में। ये कितने हो गए, 9 हो गए। तो आपसे पूछा जाएगा जायर के नॉर्थ में कौन है, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है ना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान, ठीक है ना। ईस्ट में कौन है, युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, तंजानिया। उसके बाद साउथ में कौन है, तो जाम्बिया एंड अंगोला। नाम ध्यान से सुनिए, जाम्बिया एंड अंगोला। बोलने से क्या होगा कि नाम आपको याद होगा, ठीक ना। जितना बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये नाम जो है प्रैक्टिस से है, जितना बार प्रैक्टिस करेंगे आप नाम को बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो साउथ में कौन है, तो जाम्बिया एंड अंगोला। और वेस्ट में कौन है, तो वेस्ट में आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्या है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान, ठीक है ना। तो 2 आपका नॉर्थ में हो गया। और उसके बाद ईस्ट में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। क्या है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया। और साउथ में जाम्बिया एंड अंगोला, और वेस्ट में रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो इस तरह से आप इसके नेम को भी क्या कर सकते हैं, याद अच्छा से कर सकते हैं। तो नेम क्या है, प्रैक्टिस से, जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने का ना, तो उतना बार आपको क्या अच्छा से याद होगा। जितना बार बोलने से क्या होता है कि वर्ड जो पावर है, वर्ड पावर, वो आपको कंप्लीट होगा। तो निश्चित रूप से आप बोलने का प्रयास करें। जब आप बोल कर इसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो खुद ब खुद यह नाम आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, जलवायु और वनस्पतियां। तो कह रहा है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, यहाँ पे किस प्रकार के क्लाइमेट होते हैं, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट होते हैं, जलवायु होते हैं। कह रहा है कि इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पे वर्षा, ठीक है ना, कहें तो सालों भर, थ्रू आउट द ईयर, सालों भर होती है। कह रहा है कि द टेम्परेचर इज हाई, जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो उच्च होता है। टेम्परेचर क्या होता है, उच्च होता है। मॉर्निंग्स आर जनरली प्लीजेंट, और सुबह का जो मौसम होता है ना, वो सामान्यतः सुहावना होता है, प्लीजेंट होता है। विद ब्राइट सनशाइन, वह चमकीले सूर्य के प्रकाश के साथ, ब्राइट सनशाइन, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी इज हाई, और कह रहा है कि जैसे ये आर्द्रता उच्च होता है, तो विच मेक्स इट अनकंफर्टेबल, ठीक है ना, अनकंफर्टेबल एट टाइम्स। तो उस टाइम जो है क्या होता है, अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है, अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है, जिस समय आर्द्रता क्या होता है, उच्च होता है। तो ह्यूमिडिटी क्या है, तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर इन प्रेजेंट एटमोस्फेयर, ठीक ना, प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। तो कह रहा है कि ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। तो हमारे वातावरण में जो उपस्थित जो नमी की मात्रा होती है ना, वही क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो कह रहा है कि ह्यूमिडिटी जैसे ही उच्च होती है ना, तो विच मेक्स इट अनकंफर्टेबल एट टाइम्स। तो कह रहा है कि उस समय असहनीय महसूस होने लगती है, ठीक है ना, अनकंफर्टेबल महसूस होने लगती है। एट नून, और दोपहर के वक्त द टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड द हीट इज अनबियरेबल, और दोपहर के वक्त जैसे ही टेम्परेचर, तापमान जैसे ही हाई होता है, अधिक होता है, उच्च होता है, तो तापमान, तो कह रहा है कि उस समय असहनीय और अधिक महसूस होने लगती है। ग्रेजुअली, सामान्यतः क्लाउड्स बिल्ड अप, बादल बनना शुरू हो जाते हैं,
बादल बनते हैं। रिजल्टिंग इज हैवी रेन इन द आफ्टरनून, और इसके परिणाम स्वरूप, बादल के बनने के परिणाम स्वरूप काफी तेजी से दोपहर के वक्त वर्षा होना शुरू हो जाता है। कह रहा है इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूल एंड कंफर्टेबल, और कहें तो शाम का जो वक्त होता है और रात का जो वक्त होता है वो काफी ठंडा और आरामदायक होता है ना, काफी ठंडा और आरामदायक होता है शाम का वक्त। तो कहने का मतलब है कि सुबह ब्राइट सनशाइन के साथ थोड़ा प्लीजेंट मौसम रहता है। जैसे ह्यूमिडिटी उच्च होती है तो अनकंफर्टेबल महसूस होने लगती है। फिर आफ्टरनून में टेम्परेचर हाई होता है तो अनबियरेबल महसूस होने लगती है, और धीरे धीरे बादल बनना शुरू होता है, और अचानक उसके परिणाम स्वरूप दोपहर में काफी वर्षा होना शुरू हो जाता है। तो और रात में और शाम के वक्त जो होता है काफी ठंडा महसूस होता है और आरामदायक भी महसूस होता है कि नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि इन हॉट एंड हमिड रीजन, और कह रहा है कि हॉट एंड हमिड रीजन में, क्षेत्र में ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो क्विकली, तो ऐसे क्षेत्रों में जो ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो काफी तेजी से ग्रो करते हैं, काफी तेजी से बढ़ते हैं। फॉरेस्ट से इन दिस रीजन कंटेन्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज, और ऐसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कह रहा है कि इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस कैनोपी, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में अत्यधिक पेड़ पौधे होने के कारण सूर्य का प्रकाश इसके जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य का प्रकाश पाने के लिए क्या धकाधक ऊपर उठता है, ठीक है ना, ताकि भाई सूर्य का प्रकाश मिले ना, सूर्य का प्रकाश मिले। उसी के चक्कर में इसकी जो लंबाई होती है ना वो बढ़ जाती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश नीचे तो आता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इतने घने जंगल होते हैं कि सूर्य का प्रकाश तो नीचे नहीं आता, ठीक है ना। और उसी चक्कर में ये पेड़ पौधे जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश लेने के चक्कर में ये काफी लंबे हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही, जिसे आप क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बात समझ आ रही है ना, इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस फॉरेस्ट्स रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड आर दस कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ऐसे क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे जो होते हैं वो सालों भर हरे भरे दिखते हैं ना, और इसीलिए इस फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है ना, सदाबहार वन। ऐसा क्षेत्र, ऐसा फॉरेस्ट, ऐसा वन, ऐसा जंगल जहां की पेड़ पौधे सालों भर हरे भरे दिखते हैं, उसी वन को क्या कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। द फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट इट इज डिफिकल्ट टू इवन पास थ्रू देम, और इतना ही नहीं, कह रहा है कि ये जंगल इतने घने होते हैं कि इस जंगल से गुजरना भी काफी मुश्किल होता है। नेक्स्ट, दीज फॉरेस्ट्स रिमेन ग्रीन ऑल द ईयर, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वन है वो सालों भर घने ही रहते हैं, काफी हरे भरे रहते हैं, और इसके आसपास भी, इसके चारों ओर कर है डियरपुर। इस प्रकार दिस फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, और इसीलिए इस प्रकार के फॉरेस्ट्स को क्या कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ओवरऑल आपने इस वीडियो में सीखा क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के बारे में और लैंड एंड लोकेशन के बारे में, ठीक है ना। तो ये निश्चित रूप से आप इस चीज को रिवाइज करें। जब आप रिवाइज करेंगे ना तो और अच्छा से, बेटर तरीके से आप इस चीज को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास अर्थात नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।